हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं आरएस सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास हाई स्कूल विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 सेकंड वीडियो। पहली वीडियो में इससे पहले क्वेश्चन कवर कर चुका हूं, तो जो भी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन इस चैप्टर के पढ़ना चाहते हैं वो पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर 4 कारण और उसके यौगिक। इसमें दूसरी वीडियो है, आए क्वेश्चन है, इनको मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं। जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आइए हम आपको आंसर दिखाते हैं कि रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। देखते हैं। इसमें रासायनिक गुणधर्म एथेनॉल और एथेनॉइक, इसका पहला पॉइंट है उदासीन पदार्थ। तो एथेनॉल एक उदासीन पदार्थ है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक उदासीन पदार्थ होता है और एथेनॉइक एक अम्लीय पदार्थ है। तो पहला पॉइंट तो प्यारे विद्यार्थी होगा कि एथेनॉल एक उदासीन पदार्थ होता है, जबकि एथेनॉल एक अम्लीय पदार्थ होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है स्वाद। दूसरे पॉइंट का नाम है स्वाद। तो स्वाद में क्या होता है? एथेनॉल में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है। एथेनॉल होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है, अर्थात ये स्वादहीन होता है। नंबर 2 एथेनॉइक। एथेनॉइक का स्वाद खट्टा होता है। एथेनॉइक होता है ना, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्लीय होता है। अब देखते हैं पीएच मान। पीएच मान क्या होता है कि एथेनॉल का पीएच मान 7 होता है। एथेनॉल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है एथेनॉल का पीएच मान। जबकि यहाँ पे एथेनॉइक होता है, एथेनॉइक का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो पदार्थ कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है एथेनॉइक की, वो होती है 7 से कम। अर्थात पीएच का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल की खोज सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि जो कोई पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय होते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं। इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4। पॉइंट नंबर 4, एथेनॉल का सामान्य सूत्र C2H5OH होता है। एथेनॉल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है? C2H5OH। जबकि इसमें जो एथेनॉइक अम्ल है, एथेनॉइक का सामान्य सूत्र होता है CH3COOH। एथेनॉइक का सामान्य सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। पॉइंट नंबर 5, सोडियम से क्रिया। तो एथेनॉल होता है सोडियम से क्रिया करता है और सोडियम से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जबकि एथेनॉइक सोडियम से क्रिया नहीं करता है। तो ये तो हो गए इसके रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद देखते हैं अपन इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के? तो इसमें देखते हैं गंध। एथेनॉल की
अविलाक्षणिक गंध होती है, इनकी जो गंध होती है अविलाक्षणिक होती है, तीखी गंध होती है। जबकि एथेनोइक अम्ल है उनमें सिरके जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है इनमें? सिरके जैसी गंध आती है। पॉइंट नंबर 2, एथेनॉल का गलनांक 155 केल्विन होता है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है वो कितना होता है? 290 केल्विन। 290 केल्विन। इसके बाद क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि एथेनॉल का क्वथनांक है वो 351 केल्विन होता है। कितना होता है? 351 केल्विन। जबकि इसमें जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। क्यों होता है? जब साबुन को जल में डालते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है, क्यों? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न है कि जब साबुन को जल में डालते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है, क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी डालने पर मिसेल का निर्माण होगा? इसका आंसर है साबुन के अणु के दो मुख्य जलरागी भाग और दूसरा जलविरागी भाग होता है। साबुन के अणु होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, इन्हें जलरागी और जलविरागी भाग कहते हैं। कार्बन श्रृंखला भाग होता है जो जलविरागी कहलाता है। कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है उसे जलविरागी कहते हैं। जबकि आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम होते हैं वह जलरागी भाग कहलाता है। क्या होता है? जलरागी। यह है जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं, जब ये साबुन जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर की ओर होता है और इस प्रकार मिसेल का निर्माण हो जाता है। तो इसे अपन समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि साबुन के अणु के दो मुख्य भाग होते हैं जिन्हें जलरागी और जलविरागी भाग कहते हैं। जलरागी भाग, जबकि आयनिक भाग, इसका जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग जलविरागी कहलाता है, जबकि आयनिक भाग सोडियम पोटेशियम जलरागी भाग होता है। जब इन्हें ध्रुवीय विलायकों में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी बाहर की ओर और होता है। इस प्रकार से ही मिसेल का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार अब यहाँ से पहले यहाँ तक मैंने पिछली भी उसमें समझा दिया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ से देखेंगे एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है। साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है, अतः एथेनॉल में साबुन घुलने पर मिसेल नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसको समझाना है। इसका आंसर देखते हैं। कार्बन और उसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप
अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका सामान्य जल ताप अधिक होता है। इनका रखरखाव आसान होता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कार्बन और उसके यौगिक होते हैं, उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और कार्बन के यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। जब कार्बन और उनके यौगिकों को दहन किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, तब ये अधिक ऊष्मा देते हैं। कितनी ऊष्मा देते हैं? अधिक ऊष्मा देते हैं, अधिक ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण, कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका सामान्य ज्वलन ताप अधिक होता है। इनका सामान्य ज्वलन ताप वो क्या होता है? सामान्य ज्वलन ताप अधिक होता है। अतः इनका रखरखाव आसानी से होता है और इनका रखरखाव है ना, वो भी आसानी से हो जाता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक होते हैं, उनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए या क्या है? इसका आंसर देखते हैं। द्वि-आबंध या त्रि-आबंध वाले असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जब द्वि-आबंध या त्रि-आबंध वाले असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो हाइड्रोजन का योग करके सैचुरेटेड यौगिक बनाते हैं। जब सैचुरेटेड संतृप्त यौगिक बन जाते हैं, तब इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण या हैलोजनीफिकेशन कहते हैं। इसका उपयोग, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का उपयोग उद्योगों में, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। उद्योगों के रूप में इसका उपयोग करते हैं कि वनस्पति तेल होता है, जो वानस्पतिक तेल से वानस्पतिक घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस प्रश्न को कंप्लीट कर लें। यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। वनस्पति तेल, ये वनस्पति तेल है और इसके साथ हाइड्रोजन क्रिया कर रही है, और हाइड्रोजन जैसी क्रिया करती है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी का निर्माण। जैसे कह सकते हैं वनस्पति घी, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, अब मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ। वेरी वेरी IM प्रश्न, इसे देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर साल आता है पेपर, इस वर्ष भी आपको 2023 की परीक्षा में देखने को मिलेगा, पेपर में आएगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों से अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए क्या होता है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए, या कह सकते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर बताइए, बताते हुए ग्रेफाइट और हीरे को उपयोग लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखते हैं, पहले कॉलम में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में अपन लिखेंगे गुड़, दूसरे में हीरा, तीसरे में ग्रेफाइट। तो हीरा होता है, इसकी संरचना हम लिखेंगे, हीरे की संरचना चतुष्फलकी होती है। कैसे होती है? संरचना चतुष्फलकी। जब ग्रेफाइट की संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है। पॉइंट नंबर 2, भौतिक अवस्था। पॉइंट नंबर 2 है भौतिक अवस्था। हीरे की भौतिक अवस्था है वो पारदर्शी होती है, अर्थात इसमें एक साइड से दूसरी साइड देखा जा सकता है, पारदर्शी होती है। जबकि ग्रेफाइट चमकदार अपारदर्शी काले रंग का होता है। ये इसकी
जो भौतिक अवस्था होती है वो अपारदर्शी होती है और काले रंग का होता है ग्रेफाइट। नंबर 3, रंग। हीरे में किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। हीरा होता है ना, हीरे में कोई भी किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट काले रंग का होता है। ग्रेफाइट कैसे रंग का होता है? काले रंग का। नंबर 4, पारदर्शिता। हीरा पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट होता है वो अपारदर्शी होता है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। नंबर 5, कठोरता। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम और चिकना होता है। नंबर 6 पॉइंट, हीरा विद्युत चालकता। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है, जब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे देख लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट के उपयोग बताइए। तो हीरा ग्रेफाइट के उपयोग निम्नलिखित हैं। हीरे का उपयोग, जो हीरा होता है, हीरे का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग कांच काटने वाले औजारों में किया जाता है। नंबर पहला पॉइंट हो जाएगा, हीरे का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। नंबर 2, हीरे का उपयोग कांच काटने वाले औजारों में किया जाता है। नंबर 3, हीरे का उपयोग पत्थर में छेद करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। पत्थर में छेद करने वाले औजार होते हैं, उनको बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग, नंबर 1, ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों के पुर्जों को चिकना बनाने में किया जाता है। भारी मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, उनके पुर्जे होते हैं, उनको चिकना किया जाता है। किसके माध्यम से? ग्रेफाइट के माध्यम से। नंबर 2, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में किया जाता है। कैसे सेल होते हैं? शुष्क सेलों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत भट्टियों में किया जाता है। जो विद्युत भट्टी होती है उनमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक एवं उसके यौगिक के बारे में आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, वो आप सभी लोग इनको नोट कर लें और अपनी फेयर में बना लें और इनको याद कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं। और अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 की सेकंड वीडियो पढ़ाई हुई है। उसमें यदि आपको अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। साबुन अपमार्जक में अंतर। एक पर्सन और रहेगा, तो 20 सेकंड 20 मिनट की तो हो जाएगी। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट। इसका देखते हैं आंसर। साबुन एवं अपमार्जक में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साबुन और नंबर 2 अपमार्जक। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं।
जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली एल्कली या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। नंबर 2, साबुन मृद जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर एवं मृद दोनों जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं, और अपमार्जक होते हैं कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं। साबुन अपमार्जक की अपेक्षा कपड़े कम साफ करते हैं, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कपड़े अधिक साफ करते हैं।